तो नेक्स्ट टॉपिक जैसा मैंने बताया, अगर मैं सिलेबस के हिसाब से चलूँ तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टैक टेम्पलेट एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग। क्लियर। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं स्ट्रिंगिंग चार्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है। क्लियर। उसके बाद हम स्टैक टेम्पलेट पे आएंगे। स्टैक टेम्पलेट किसका टूल होता है, क्यों हम स्टैक टेम्पलेट को इतनी मतलब महत्ता देते हैं, क्या चीज होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रिंगिंग चार्ट। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि स्ट्रिंगिंग चार्ट होते क्या है। एक्चुअली ये तो क्लियर है कि टेम्परेचर के वेरिएशन से आपका क्या होना है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊं तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेंथ ऑफ लाइन यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगा। अगर टेम्परेचर में बढ़ाता जाऊं इंक्रीज तो होगा। लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीज सर। करेगा। क्लियर। स्ट्रेस इन कंडक्टर क्या होगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस ऑफ कंडक्टर या स्ट्रेस इन कंडक्टर ये क्या होगा, किसी को पता है, कोई बता सकता है इसको। स्ट्रेस बढ़ेगा सर। स्ट्रेस बढ़ेगा कैसे। स्ट्रेस कम होगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुम मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो, ऐसे सोचो, सिंपल सा सोचो, जैसे मान लो कोई इलास्टिक मटेरियल, तुमने उसमें फायर किया, मतलब आग लगाई उसमें, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, मतलब जो उसमें टेंशन लगेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा ना। रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा, स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। सर क्लियर। स्ट्रेस ऑफ रिड्यूस हुई है कंडक्टर सर। का मतलब ये हो गया कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर, एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर, ऑब्वियस सी बात है इलास्टिक नेचर में है ही, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ रहा है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपका जो टेंशन है वो रिड्यूस होना ही होना। क्लियर। क्योंकि आपने बचपन में यानी इंटरमीडिएट में एक चीज पढ़ रखा होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। हेलो। यस यंग सर। मॉडुलस, यंग मॉडुलस पढ़ रखा है ना। तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल ही होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन लेंथ को फिक्स कर लूं कि इतना लेंथ में चेंज हो रहा है, तो जो लेंथ एक्चुअल लेंथ है उस एक्चुअल लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, अगर स्ट्रेन की बात करूं तो डेल्टा एल बाई एल, मान लो चेंज इन लेंथ को मैंने फिक्स कर लिया कि इतना लेंथ चेंज हुआ, तो इस एल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई ना। अगर मैं ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में देखूं तो इस टाइम पे इस टेम्परेचर पे लेंथ की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो जब लेंथ इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता है। ये आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखा होगा। क्लियर। तो दो चीजें हैं, टेंशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेंथ आपका बढ़ रहा है, और सैक की वैल्यू क्या होती है, सैक क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 80। क्लियर। यही पढ़ रखा है हमने। मतलब अगर सेम सपोर्ट लेवल का हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो डब्ल्यू 80, और जो एल होता है स्पैन लेंथ, अगर मैंने उसका भी फॉर्मूला तुमको डिराइव कराया था तो क्या आया था, ये मतलब कंडक्टर का जो लेंथ आया था, कंडक्टर का लेंथ अगर मैंने निकाला था तो कंडक्टर की लेंथ की वैल्यू क्या आई थी, कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल एल प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 टी स्क्वायर, यही चीज आई थी। क्लियर। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने का मतलब ये हो गया कि स्पैन लेंथ भी इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल ये समझो कि कंडक्टर का अगर आपका लेंथ मतलब कंडक्टर का लेंथ एक तरह से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। ठीक है। तो कंडक्टर का लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक तरह से एल अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट होता है जब हम स्पैन लेंथ को कवर करके सारी चीजें करते हैं। ठीक है। तो कंडक्टर के लेंथ के बढ़ने की वजह से इस एल के इफेक्टिव वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज आता ही आता है। ठीक है। हालांकि ये चेंज आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि टावर टावर का जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। टावर का डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, यानी ये एल एक तरह से ऑलमोस्ट आपके लिए कांस्टेंट है, यानी स्पैन लेंथ एक तरह से कांस्टेंट है, यानी सैग एक तरह से किस पे डिपेंडेंट हो गया,
केवल और केवल टेंशन पे यानी स्ट्रेस पे। क्लियर? अदरवाइज हम लेंथ ऑफ कंडक्टर देखें तो लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चेंज हो रहा। क्लियर? तो होता क्या है, जो हम स्पैन देते हैं कि मतलब हमें स्पैन कितना रखना है दो टावर के बीच में, हमें क्या चीज करना है कि ताकि हम ऑप्टिमम क्लियरेंस रख सके, ताकि ग्राउंड से प्रॉपर क्लियरेंस हो सके, इतना भी सैग ना हो जाए टेम्परेचर ज्यादा होने पे। कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमने मतलब जाड़े के दिनों में जाके एग्जामिन किया, सब कुछ किया, अपने कंडक्टर के बारे में भी एग्जामिन किया, हमें ये पता चला कि चलो हमारा सैग इतने तक आएगा। लेकिन अगर मान लो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए, अगर -5 डिग्री सेल्सियस से हमने पूरी एग्जामिन कर ली और अब टेम्परेचर मेरा 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर में अब्रप्टली चेंज आएगा। जब अब्रप्टली चेंज आएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर में, तो सैग की वैल्यू क्या होगी, सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर आपका बढ़ा, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया, कैपिटल एल। क्लियर? कैपिटल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा। लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, जब आपका टेंशन था वो रिड्यूस हुआ, तो जब आपका टेंशन रिड्यूस हुआ तो सैग डी की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यही होता है स्ट्रिंगिंग चार्ट। हम ऐसा चार्ट ड्रॉ करते हैं कि हम अपने तरफ से कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सकें कि किसी भी मौसम के लिए आपका जो क्लियरेंस है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि जाड़े में आपने डिजाइन किया, गर्मी आ रही है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सैग इतना ज्यादा हो जाए कि ग्राउंड का क्लियरेंस रह ही ना पाए और ग्राउंड और कंडक्टर के बीच में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए। तो उसी के लिए स्ट्रिंगिंग चार्ट दिया गया है। क्लियर? ठीक है। हेलो, ऑडिबल हूं ना मैं बच्चों? यस सर। तो आप क्या लिख सकते हैं स्ट्रिंगिंग चार्ट के लिए, हेल्पफुल, किस चीज के लिए हेल्पफुल है, इन प्रोवाइडिंग, ऑब्वियस सी बात है टेंशन और सैग, दो चीजें ये प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल है, सैग एंड टेंशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर। क्लियर? और क्या चीज होगा, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे आप स्ट्रिंगिंग चार्ट के हेल्प से सैग एंड टेंशन को देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? बेसिकली ये क्या है, बेसिकली बेसिकली इट इज अ कर्व ऑफ सैग एंड टेंशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यही तो है, टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ आपका क्या हो रहा है, सैग और टेंशन कैसे वेरी कर रहा है, वही चीज आपका क्या है, स्ट्रिंगिंग चार्ट है। क्लियर? ठीक है। जो स्टिंगिंग चार्ट है, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस मोड में नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर किया, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर किया, तो ऑलमोस्ट जो आपका निकल के आता है कि कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, हम यहाँ पे लीनियर बिहेवियर लेके चलते हैं। ठीक है? बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है? ये मान लो मैंने टेम्परेचर लिया, ठीक है, मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन क्या होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेंशन क्या हो जाता जाएगा, लिनियरली डिक्रीज करता जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एल इक्वल टू, मतलब वो किसी टेम्परेचर टू पे आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो आप क्या पढ़ रखे हैं, L2 इक्वल टू समथिंग L1 इंटू 1 + α × ΔT, यही पढ़ रखा है ना, जहाँ पे अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। तो एक तरह से क्या है, लीनियर फंक्शन ही तो है। ठीक है? तो लिनियरली जब लेंथ चेंज होगा तो लिनियरली आपका टेंशन भी चेंज होना, तो लिनियरली लेंथ बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लिनियरली क्या होगा, टेंशन डिक्रीज हो, क्योंकि मतलब टेंशन कम होता जाएगा। तो ये आपका जो प्लॉट है वो किसका है, टेंशन का है। ये फिर कैरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक लेवल पे आके, ऐसा भी नहीं है कि हम टेम्परेचर बियॉन्ड द लिमिट कर सकते हैं, टेम्परेचर एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होगा, सिस्टम में फॉल्ट होना। तो ये क्या हो गया, आपका टेंशन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? और उसी समय पे आपका सैग क्या होता जाएगा, जैसे जैसे टेंशन आपका घटेगा, सैग की वैल्यू क्या होती जाएगी,
बढ़ती जाएगी। यानी ग्राउंड से क्लियरेंस क्या होता जाएगा, अगर सैग बढ़ता जाएगा, टेंशन आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सैग की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ग्राउंड से क्लियरेंस क्या होगा, बच्चों? अगर आपका सर कम सैग होगा, कम है होगा, तो ग्राउंड से क्लियरेंस क्या होगा, क्लियरेंस कम जाएगा सर। कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि क्लियरेंस कम होता जाएगा। तो यही आपका स्टिंगिंग चार्ट होता है, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सैग टेम्पलेट की तरफ, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सैग टेम्पलेट, ठीक है। सैग टेम्पलेट क्या होता है ना, कि आप जब इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे ना, तो आपको जो आपका कर्व होता है, ठीक है, अ, ये कर्व होता है कि टावर का जो लोकेशन होगा या जो टावर का पोजीशन होगा, उसको यूज करने में किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोकेशन को बताने के लिए, यानी स्पैन लेंथ कितना होगा ये बताने के लिए हम स्टिंगिंग चार्ट यूज करेंगे ही करेंगे। विदाउट उसके तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। ऐसा भी ना हो जाए कि मतलब सैग इतना ज्यादा हो जाए कि ग्राउंड से क्लियरेंस ना हो पाए प्रॉपर, में रखनी होती है। तो ये क्या होता है, सैग टेम्पलेट, इट इज अ प्लॉट ऑफ पेपर, ठीक है। ये मतलब जो प्लॉट्स होते हैं कर्व्स के, चाहे किसी भी कर्व्स का हो, सैग का हो, टेंशन का हो, ठीक है, ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, क्लियर, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट पेपर पे ये चीज प्लॉट होता है कर्व का, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, हम सुटेबल पोजीशन ऑफ टावर फाइंड आउट कर सकें, विच इज यूज फॉर विच इज यूज फॉर लोकेटिंग, यानी सुटेबल पोजीशन पे हम टावर को लोकेटिंग द टावर पोजीशन, क्लियर। तो यही आपका होता है सैग टेम्पलेट, क्लियर। मतलब सैग टेम्पलेट एक तरह से सोचो कि ये मतलब इंपेरिकल ही है। कोई इसका क्लियर कट गाइडलाइन नहीं होता है कि हमें ये चीज फॉलो करनी है, यानी एक कन्वेंशनल अप्रोच नहीं होता है। बहुत सारे सेवरल अल्टरनेटिव ट्राइड किए जाते हैं इसके लिए कि हम प्रॉपर लोकेशन फाइंड आउट कर सके, क्योंकि मौसम यानी वेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बस हम क्या करते हैं कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको हमें, मेन मोटो क्या होना चाहिए, हमें मेरा मेन मोटो सैग टेम्पलेट को करते समय यही होना चाहिए कि ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन रहना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस मस्ट बी मेंटेन, मस्ट बी मेंटेन। और ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जो लाइन होता है वो कई सारे वोल्टेज लेवल का होता है ना, 400 वोल्ट की लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे होती है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन लेवल पे तो किलो वोल्ट मेगा वोल्ट में भी लाइन जाती है। तो हमें क्या करना है, ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन रखना है, और ये क्या होगा, वेरीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट लेवल के लिए क्या होगा, ये वेरीज करेगा। तो डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए वेरीज विद स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल है, उस ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करने के लिए उसके बेसिस पे देखना होता है कि ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, और उसी को बताने के लिए हम सैग टेम्पलेट का यूज करते हैं, क्लियर। और हमें यह भी ध्यान देना होता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग हमें क्या रखनी है, क्लियर। तो एक फॉर्मूला होता है उसके लिए कि एल्युमिनियम कंडक्टर जो होते हैं, जो आपने ACSR यूज किया हुआ है, क्लियर, तो आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है, यानी स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, मतलब फेज के बीच में आपको स्पेसिंग क्या रखना है, उसके लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। स्पेसिंग की वैल्यू जो होती है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ सैग पे डिपेंड करती है। यानी ये होता है आपका अंडर रूट सैग डी प्लस V अपॉन 150 के बराबर, क्लियर, ठीक है। और ये मीटर में आता है कि इतने मीटर की हमें स्पेसिंग भी मेंटेन रखनी है,
क्योंकि विंड है, विंड की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कंडक्टर एक दूसरे से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज प्रॉपर एक डिजाइनिंग पर्पज के लिए सारी चीजें यूज करते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टैक टेम्पलेट स्ट्रिंगिंग चार्ट का रोल क्या है फॉर डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन डैम्पर। किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है बच्चों? किसी को पूछना है ये स्टैक टेम्पलेट और ये स्ट्रिंगिंग चार्ट ये सब क्या है? और प्लीज इसको थियोरेटिकल अप्रोच से मत समझना, मतलब चीजों को बस समझने की कोशिश करना कि मैथमेटिकली क्या रिलेशन है, तो हमें क्या क्या कहानी इसमें गढ़नी है। कहानी तो आपको खुद ही करना, बस आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ स्टैक का टेंशन के साथ क्या कोरिलेशन होता है, और कुछ नहीं चाहिए आप। क्लियर। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? सर मैकेनिकल, यस सर। हाँ सीधा सर बोलो। मैकेनिकल कंसिडर, यस सर। सर मैकेनिकल कंसिडरेशन इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ फैक्टर्स। कंसिडरेशन अलग चीज होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन अलग चीज होता है। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन में हम एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, इन सब चीजों पे बात करते हैं। मैकेनिकल कंसिडरेशन ये सारी चीजें क्या है, मैकेनिकल कंसिडरेशन है ना, कि हमें लेंथ कितना रखना है, हमें स्पेस कितना देखना है, ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन नहीं है ये। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन बस यही चीज कंसिडर करते हैं हम लोग कि ग्राउंड से क्लियरेंस प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंडक्टर मिनिमम पॉइंट इतना हो जाए कि ग्राउंड से क्लियरेंस न बन पाए। ठीक है। ओके सर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाइब्रेशन की। जैसा अभी हमने जब हमने सैट का कैलकुलेशन किया तो वहां पे हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है कंडक्टर का, यानी मान लो अगर एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये थ्री व्यू बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये समझ लो कि ये कंडक्टर है, तो ये ऐसे स्विंग कर सकता है। ये क्या हो गया इसका? हॉरिजॉन्टल स्विंग हो गया कि विंड प्रेशर वर्टिकली इस पे पड़ रहा है और ये हॉरिजॉन्टली स्विंग कर रहा है। ये ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टली स्विंग कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडक्टर वर्टिकली स्विंग करे, विंड की वजह से। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंडक्टर वर्टिकली स्विंग करे, क्योंकि कंडक्टर क्या है, दो पॉइंट से बंधा हुआ है। तो मैं टावर की बात करूं, ये मान लो दो टावर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंडक्टर है। एक तो ऐसा हो गया कि ये स्विंग करेगा कैसे, जब इस पे एक विंड प्रेशर ऐसे आके पुट होगा तो ये हॉरिजॉन्टली स्विंग करेगा। दो पॉइंट पे कोई चीज बची हुई है, मान लो जैसे हम रस्सी कूदते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा सा दोनों तरफ से खींचते हैं तो हल्का सा एक वाइब्रेशन डेवलप होता है। क्लियर। अगर आप रस्सी को अचानक झटके से खींचो दोनों तरफ से, दो दो छोर से वो बंधा हुआ है, तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ये कब होता है? ये वाइब्रेशन कैसे फील होता है? ये वर्टिकली, यानी आपके कंडक्टर में एक तरह से वर्टिकल मूवमेंट हुआ। क्लियर। तो यही क्या होता है कि ये वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन कंडक्टर फील करता है। क्लियर। तो ओवरहेड कंडक्टर जो होता है विंड के प्रेशर की वजह से, ड्यू टू विंड प्रेशर, ड्यू टू विंड प्रेशर, एक तो हॉरिजॉन्टल है, उसका इफेक्ट तो हमने देख लिया, इफेक्ट ऑफ विंड लोडिंग। तो ड्यू टू विंड प्रेशर, अगर विंड का कोई प्रेशर है तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, जो ओवरहेड कंडक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो फील करेंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे वाइब्रेशन इन द वर्टिकल प्लेन, यानी इस प्लेन में आपका मूवमेंट वो फील करेंगे, इस प्लेन में। क्लियर। यानी आप ये कह सकते हो का जो ओवरहेड कंडक्टर है, ओवरहेड कंडक्टर एक्सपीरियंस या फील द वाइब्रेशन इन वर्टिकल एक्सिस। क्लियर। ठीक है, वाइब्रेशन इन वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल प्लेन भी कह सकते हैं, वर्टिकल प्लेन। क्लियर है चीज सबको? मेरी बात समझ में आ गई है सबको? वाइब्रेशन एंड विंड लोडिंग दोनों में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना।
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है श्रुति? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो। मैं ये कह रहा हूँ कि विंड लोडिंग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए होता है कंडक्टर पे। क्लियर? और आपका जो विंड प्रेशर की वजह से वर्टिकल प्लेन में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? वाइब्रेशन। जैसा मैंने बताया आपको कि दो छोर से कोई रस्सी पकड़ ले और दोनों उसे झटका दे तो क्या होता है? वाइब्रेट करता है। एक वेव की तरह वो रस्सी फील होती है, तो वो वाइब्रेशन है। क्लियर? तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश मत करिएगा आप। तो विंड प्रेशर की वजह से आपको वर्टिकल प्लेन में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन मिल रहा है। क्लियर? ये जो वाइब्रेशन है, ये जो आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है, इस वाइब्रेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिजोनेंट और एलियन वाइब्रेशन, एंड द सेकेंड वन इज गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब होता है डांसिंग। गैलोपिंग और डांसिंग वाइब्रेशन, ये दो तरह के वाइब्रेशन कंडक्टर फील कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो रिजोनेंट या एलियन वाइब्रेशन क्या होता है कि रिजोनेंट कंडीशन का मतलब ये हो गया कि ये समझ समझ लो, डांसिंग का मतलब ये हो गया कि कॉन्टिन्यूसली वो मूवमेंट में रहना। क्लियर? जबकि वाइब्रेशन क्या होता है? झटके से आपको फील होता है और आपको वो काफी हाई एम्पलीट्यूड या हाई मैग्नीट्यूड का फील होता है। जबकि गैलोपिंग क्या है कि लो मैग्नीट्यूड का है, लेकिन वो स्लो मोशन में आपका कंडक्टर में मेंटेन ही है। क्लियर? तो रिजोनेंट एंड एलियन वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो काफी मतलब लो मैग्नीट्यूड का होता है ये। ठीक है ना? और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है? काफी हाई होती है। क्लियर? यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी, यानी मैंने क्या बोला कि झटके से फील होगा, तो आपको क्या फील होगा? वो फ्रीक्वेंसी, यानी जो वेव डेवलप हो रहा है उसकी वजह से वो हाईली फ्रीक्वेंट वेव होगा। क्लियर? यानी इसमें क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होता है ये। ठीक है? मैग्नीट्यूड की वैल्यू थोड़ी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू द गैलोपिंग या डांसिंग। गैलोपिंग या डांसिंग का मतलब क्या हो गया? हाई मैग्नीट्यूड के साथ मूवमेंट होना, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती है। क्लियर? लो मैग्नीट्यूड या लो एम्पलीट्यूड का होना, क्लियर, फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट 5 to 40 हर्ट्ज के बीच होता है ये। क्लियर? अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो ये अप टू 5 सेंटीमीटर तक मूवमेंट कर सकता है। अगर अप टू 5 सेंटीमीटर तक वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट हो रहा है तो मतलब क्या है? वो आपका रेजोनेंट या एवियन वाइब्रेशन है। क्लियर? इसके अलावा ठीक है, जो आपका लूप लेंथ है, मतलब पूरा का पूरा जो लूप लेंथ कवर हो सकता है वो हो सकता है 1 से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में। क्लियर? 1 to 10 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है कि ये लूप लेंथ हो जाएगा इसका। ठीक है? तो जैसा मैंने बताया ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है वर्टेक्स फिनोमिना, यानी मतलब वर्टिकल प्लेन में विंड के प्रेशर की वजह से हो रहा है। क्लियर? ठीक है? और ये जनरली सब में होता है, सारे कंडक्टर में ये पाया जाता है, ये कॉमन टू ऑल है। किसी भी ट्रांसमिशन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को देख लोगे ना तो ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है? इसके लिए अलावा आप अगर देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड काफी कम होता है, तो लेस हार्मफुल है। हार्मफुल है लेकिन लेस हार्मफुल, ऐसा नहीं है कि हार्मफुल नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस मोड में बना रहे तो ये हार्मफुल है। क्लियर? ठीक है? तो अब इस वाइब्रेशन को कैसे रिमूव किया जाए? टू रिड्यूस दिस वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम दो इक्विपमेंट यूज करते हैं। एक होता है आर्मर रॉड, ये आपने शायद देखा भी होगा, और अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा हो सकता है। आर्मर रॉड, और दूसरा होता है वाइब्रेशन डैम्पर। ये सामने अगर जो आपका लाइन गया हुआ है ना, जो एरिया के ठीक सामने गया हुआ है, वहां भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये। या फिर आपने मेट्रो से कभी सफर किया हो तो वैशाली के पास जो मेट्रो गुजरती है तो वहां का ट्रांसमिशन लाइन अगर देखो ना तो वहां भी फील हो जाता है कि ये क्या चीज है। आर्मर रॉड जो होते हैं, जैसे मान लो कंडक्टर है,
ये कंडक्टर है। तो आर्मर रॉड अगर तुम ध्यान दोगे ना, इस कंडक्टर के दोनों छोर पे, यानी दोनों छोर का मतलब कि दोनों टावर के सिरों पे आपको लगता है कि ये एक सर्कुलर शेप में कुछ इस कंडक्टर के साथ टाइटली अटैच्ड है। एक टावर है मान लो, क्लियर, इस टावर के साथ ये टाइटली अटैच्ड है, इसी को हम बोलते हैं आर्मर रॉड। क्लियर। इसका काम क्या होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये जो वाइब्रेशन एनर्जी होते हैं इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो आपका आर्मर रॉड का वाइब्रेशन डैम्पर है, इट एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन एनर्जी। जो आपका वाइब्रेशन एनर्जी है इसको ये एब्जॉर्ब करता है। क्लियर। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये हो गया, उस वाइब्रेशन एनर्जी को किसी और फॉर्म की एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है। और ये तभी पॉसिबल है, किस वजह से पॉसिबल है, जब ये वाइब्रेशन होगा तो ये कांटेक्ट में है तो इनकी वजह से इनहेरेंट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो रहा है, ये अपोज करेगा मोशन को अपोज करने का मतलब क्या हो गया, इस वाइब्रेशन एनर्जी को वो फ्रिक्शनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो ऐसे आर्मर रॉड्स और वाइब्रेशन डैम्पर काम करते हैं। क्लियर। वो वाइब्रेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बाय सम इनहेरेंट, या आपका जो फ्रिक्शन होता है इसको हिस्टैरिसीस भी बोलते हैं। हिस्टैरिसीस और इनहेरेंट फ्रिक्शन, इनहेरेंट या इंटरस्टैंड जो आपका टाइटली बाउंड है, इंटरस्टैंड फ्रिक्शन ऑफ डैम्पर, जो आपका फ्रिक्शन ऑफ डैम्पर, जो भी आपने डैम्पर यूज किया है, चाहे वो आर्मर रॉड हो चाहे वाइब्रेशन डैम्पर हो, तो उनके फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उस वाइब्रेशन एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है फ्रिक्शनल एनर्जी में, जिसकी वजह से उस वाइब्रेशन के मूवमेंट में आपकी कमी आ जाती है और आपका वाइब्रेशन होता ही नहीं। तो ये तो हो गया आर्मर रॉड। आपने देखा होगा वाइब्रेशन डैम्पर, तो वाइब्रेशन डैम्पर मैं बताता हूँ कैसा होता है। ये भी आपने देखा होगा, शाम जब आओगे आप लोग कॉलेज कैंपस में, तो आप ध्यान देना कंडक्टर पे। कंडक्टर पे जब ध्यान दोगे आप लोग, तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों सिरों पे होता है, दो टावर के बीच में, दोनों टावर के पास, यानी यहाँ पे अगर टावर है तो यहाँ पे तुम देखोगे कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है। ये ऐसे लगता है कि जैसे मतलब मुट्ठी बांध के कुछ रखा हुआ है वहां पे। ये किसी ने देखा है तो अभी गौर किया है, टावर के पास कुछ ऐसा लगा होता है, किसी ने गौर किया है कभी भी कि कंडक्टर के साथ सीधे ये इक्विपमेंट, ये इसको हम वाइब्रेशन डैम्पर बोलते हैं, ये लगा होता है, किसी ने गौर किया है? हेलो, किसी ने ध्यान दिया इसको? किसी ने नहीं देखा है? सुशील नो सर, त्यागी, रबर त्यागी, आर्मर रॉड देखे हैं, वाइब्रेशन डैम्पर नहीं देखे हैं। यहाँ एजेस के ठीक सामने जो कंडक्टर गई हुई है ना, वहां पे भी तुमको दिख जाएगा। ऐसे ही देखो, ये समझो ना कि ये जो सिरा है ना, ये एक तरह से ये एक मुट्ठी है, ठीक है, और उस कंडक्टर को काफी तेजी से जकड़ी हुई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वाइब्रेशन होता है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उस मूवमेंट को अपोज करता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फ्रिक्शनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि वो वाइब्रेशन आपको ना मिले। क्लियर। तो वाइब्रेशन डैम्पर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है ये वाइब्रेशन डैम्पर इक्विपमेंट। आपसे अगर पूछेगा वाइब्रेशन डैम्पर के बारे में, तो आप यही लिखेंगे कि ये वाइब्रेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बाई इस इंटरस्टैंड फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गैलोपिंग की, गैलोपिंग गैलोपिंग का मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी होता है ये। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया 0.25 हर्ट्ज से लेके 2 हर्ट्ज के बीच में होता है, काफी लो फ्रीक्वेंसी होती है। बट मैग्नीट्यूड क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो डांसिंग हम इसीलिए बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो हाई मैग्नीट्यूड होता है, हाई मैग्नीट्यूड। डांसिंग बस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम एनर्जी के साथ कॉन्टिन्यूस मोड में बना हुआ है। क्लियर। तो इसलिए हाई मैग्नीट्यूड इसका होता है क्योंकि ये लगातार सिस्टम में बना हुआ है। ठीक है। और ये जो अकर्स होता है ये किसकी वजह से होता है,
ये होता है आपका, जैसे मैंने बोला कि ये आपका जो एवियान है, एवियान वर्ड का मतलब ही होता है एयर, एयर से ही बना हुआ है ये। तो एविलान का मतलब, एविलान वाइब्रेशन जो होता है वो ड्यू टू एयर प्रेशर की वजह से होता है। क्लियर? लेकिन ये जो गैलोपिंग होती है, गैलोपिंग होती है असिमेट्रिकल, कॉज्ड बाई, आप लिख सकते हो कॉज्ड बाई असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस कोटिंग। जो आइस कोटिंग होती है उसके असिमेट्रिकल लेयर की वजह से होता है। क्लियर? ठीक है, असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस कोटिंग की वजह से ये चीज होती है। ठीक, असिमेट्रिकल लेयर होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि लगातार मूवमेंट। अनसिमेट्रिकल लेयर का मतलब क्या हो गया, कहीं पे बर्फ की कोटिंग ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम होगी, यही चीज होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय पे आपको जो वाइब्रेशन मिलेगा वर्टिकल एक्सिस पे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक जगह किसी पॉइंट पे आपका वेट ज्यादा है, किसी पॉइंट पे वेट कम है। उस वजह से आपका गैलोपिंग, उस वाइब्रेशन को हम गैलोपिंग कहते हैं, जो मेंटेन्ड रहता है ड्यू टू द असिमेट्रिकल लेयर ऑफ आइस कोटिंग। तो इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कोई बताएगा? कोई बता सकता है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इसलिए हम इसको सेल्फ एक्साइटेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एनीवन टू रिड्यूस गैलोपिंग? थोड़ा सा टॉपिक है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ ये। टू रिड्यूस गैलोपिंग कैसे रिड्यूस कर टेंशन सकते हैं? इंक्रीज कर सकते टेंशन इंक्रीज करके, वेरी गुड, सही बोला तुमने। टेंशन इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यूज करें, यानी कंडक्टर हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन यूज करने का मतलब क्या हो गया, ये जो कंडक्टर आपका सैग दिख रहा है, सैग जितना कम से कम होगा आपका कंडक्टर क्या होगा। हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर ये दो टावर है, दो टावर के बीच में सैग बहुत कम हो, बहुत कम हो, नाम मात्र सैग हो कंडक्टर के बीच में, तो ये क्या हो गया आपका ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन आपने कंडक्टर का यूज कर लिया। क्लियर? तो हॉरिजेंटल कॉन्फ़िगरेशन यूज करके हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताओ? कंडक्टर रिगिड हो, इंसुलेटर रिगिड कंडक्टर हो, सॉरी इंसुलेटर रिगिड हो अगर। की बात आएगी नहीं। देखो यहाँ पे आइस कोटिंग हो रही है ना, तो हम कुछ ऐसा करें कि आइस कोटिंग कम से कम हो। तो अगर हम सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, सर्कुलर, मोर सर्कुलर, अगर मैं बात बोलूं तो मोर सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन यूज करें कंडक्टर का, तो भी क्या हो सकता है, तो भी क्या हो सकता है, जो आइस की कोटिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, इन स्टैंडर्ड कंडक्टर तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप क्या करो, स्टैंडर्ड कंडक्टर केस में तो ऐसा चीज है नहीं कि मतलब आप प्योर सर्कुलर शेप ले लोगे, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, मतलब असिमेट्रिकल आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया होता है, क्योंकि वहां पे एजेज होते हैं। तो इन स्टैंडर्ड कंडक्टर अगर हम पीवीसी से कोटिंग कर दें, इफ इट इज कोटेड बाई पीवीसी मटेरियल, अगर पीवीसी मटेरियल से हम कंडक्टर को कोटेड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। जब मोस्ट सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि आइस की जो कोटिंग होगी वो भी क्या होगी, कम से कम होगी, क्योंकि पीवीसी खुद में ही ऐसा मटेरियल है कि वो आइस को, क्योंकि उसका सतह क्या होता है, चिकना सतह होता है, तो आइस की कोटिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक, तो मोस्ट सर्कुलर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा, इसकी वजह से आप गैलोपिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा क्या है ये चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ, नेक्स्ट क्लास 1 बजे से है ना? ठीक है, तो ये 1:05 में मिलता हूँ मैं। हाँ, बोलो भाई। मैम, लेक्चर है। क्या?
प्रगति मैम का लेक्चर है। लंच के बाद एक मेरा लेक्चर है ना आज।